मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वैश्विक लोकतंत्र की एक तुलनात्मक अध्ययन का जो पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, एक मास्टर क्लास होने वाली है, इसमें यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का रिवीजन होने वाला है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो जो वीडियो देख रहा है प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ जो ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब करो तभी पीडीएफ फ्री में मिलेगी, है ना। तो सब्सक्राइब करो, फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना आपको। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन एमडीसी लिखा होगा, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, इस फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। इस फाइल वाले सेक्शन पे आने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाना और पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना। जैसे पॉलिटिकल साइंस सर्च करोगे, पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर एमडीसी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, यहाँ पर क्लिक करके पढ़ लेना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से खरीद लेना। पढ़ाऊँ इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। और पास में जो ज्वाइन बटन है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। आपको यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के लिए वो उस बटन को दबा दीजिए। और जो ये पेपर शुरू होने से पहले मैं मेरी टेलीग्राम जो चैनल होता है उसके ऊपर गेस पेपर हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई और जो उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ डालता हूं, तो आप ज़रूर से टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए। आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है वहाँ से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। ये वाला प्रश्न मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अच्छे से इस प्रश्न को करके जाना एग्जाम में। प्रश्न क्या है, ब्रिटिश संसद एक प्रमुख व सर्वोच्च निकाय है। तो आप जैसा जानते हो, जो ब्रिटेन की जो संसद है वह समझ लीजिए कि ब्रिटेन में सबसे ऊंची, उससे बड़ी संस्था ही नहीं है। इसी के बारे में आपको बताना है। अब होता क्या है, जो ब्रिटेन की जो संसद है वो सबसे प्राचीन और सर्वाधिक शक्तिशाली संसदीय संस्थाओं में गिनी जाती है। मेरे अगर पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली संसद अगर कहाँ की मानी जाती है, तो वो कहाँ की मानी जाती है, ब्रिटेन की मानी जाती है। क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि एक तो उनका जो संविधान है वो लिखित नहीं है, और वहाँ की जो संसद है वो कोई भी कानून अगर एक बार बना दे तो उसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अदालतें हैं वो भी रद्द नहीं कर सकती हैं। और संसद के पास विशेष कारण ये भी है कि वो साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून को पारित कर सकती है, उसे कोई भी विशेष बहुमत की जरूरत भी नहीं हो सकती है। तो समझ सकते हो कितनी स्वतंत्रता है ब्रिटेन के संसद के पास में। तो ये तो था आपका उसका जो भूमिका थी वो। आप पढ़ेंगे उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है संसद की संरचना। तो अपन देखेंगे कि जो ब्रिटेन की संसद है उसकी वास्तविक संरचना किस प्रकार से है। तो हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटेन की संसद है उसके दो सदन होते हैं। पहला होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स कौन सा होता है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व या सदन के जो सदस्य आते हैं। मैं बताऊंगा आपको, अच्छे से याद कराऊंगा, एक बार देख लो। दूसरा कौन सा होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन आते हैं, मनोनीत सदस्य, पादरी व वंशानुगत लॉर्ड्स होते हैं वो। अब आपको पता है भारत की जो संसद है उसको कहां से कॉपी किया गया है, ब्रिटेन की संसद से कॉपी किया गया है। तो आप छोड़ो ब्रिटेन की संसद, आप याद करो भारत की संसद को। जैसा कि आप जानते हो भारत में निचला सदन को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और क्या बोला जाता है, लोकसभा। तो वैसे ही जो ब्रिटेन है वहां की जो निचली संसद होती है उसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। और आपको पता है लोकसभा में कौन आते हैं, लोकसभा में आते हैं जो हमारे द्वारा चुने गए जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम है वो ब्रिटेन के अंदर है। वहां पर भी निर्वाचित प्रतिनिधित्व जो हमारे द्वारा जैसे अपन एमपी चुनते हैं, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर भी जो प्रतिनिधि वो चुने जाते हैं, और वो चुनकर कहां पर जाते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है। अब बात करेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। तो आपको पता है भारत का जो उच्च सदन होता है उसे क्या कहते हैं अपन, राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, अब
राज्यसभा में कौन आते हैं? राज्यसभा में आते हैं सभी जो राज्य होते हैं वहाँ से जो मनोनीत हो गए या जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो व्यक्ति होते हैं वो आते हैं। तो ऐसा ही कुछ नियम ब्रिटेन में है। वहाँ का जो उच्च सदन होता है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। वो सीधे नहीं चुने जाते हैं बल्कि वहाँ से कैसे आते हैं? मनोनीत सदस्य आते हैं, पादरी हो गए, बड़े बड़े जो धर्मगुरु हो गए वहाँ के वो आते हैं, और वंशानुगत लॉर्ड्स होते हैं वो आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कंपैरिजन करके भी बता दिया है भारत की संसद से। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको पता है भारत की संसद का जो राष्ट्रपति है वो अभिन्न अंग होता है, बहुत जरूरी अंग होता है, लेकिन उसका डायरेक्टली उस चीज में कोई काम नहीं होता है। वैसे ही ब्रिटेन में राजा रानी भी जो संसद है उसके अंग माने जाते हैं, लेकिन उनकी भूमिका औपचारिक ही रहती है, ऊपर ऊपर की। ठीक है। तो ऐसा आपको समझ में आ गया। ब्रिटेन की संविधान के भी 3 रूप होते हैं। सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे? राजा व रानी, फिर आता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और फिर आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है। और भारत में क्या होता है? यहाँ पर आएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आप। दूसरा क्या है? सर्वोच्च विधायी शक्ति। तो जो ब्रिटेन की संसद है उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह कोई भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो। मतलब चाहे किसी भी प्रकार का कानून हो वो ब्रिटेन की संसद है वो बना सकती है, तथा उसके पास इस प्रकार की स्वतंत्रता भारत की संसद के पास भी है। लेकिन अंतर कहाँ है दोनों में, ब्रिटेन की संसद में और भारत की संसद में? क्या है कि जो ब्रिटेन की संसद है उसके द्वारा कोई कानून बनाया गया उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। बल्कि भारत की जो संसद है उसके पास कोई भी कानून बनाया गया जो उसको भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसको रद्द कर सकता है। ठीक है। ये अंतर है अभी अलग। इसीलिए ब्रिटेन की संसद भारत की संसद से ज्यादा क्या है? शक्तिशाली है। अगले वाला पॉइंट है संविधान में संशोधन की शक्ति। ब्रिटेन की जो संविधान है उसको संशोधन करने के लिए कोई भी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, और क्या कर सकते हैं? साधारण बहुमत से ही उसको किया जा सकता है? पारित किया जा सकता है। लेकिन भारत में क्या अंतर है? भारत में अगर संविधान संशोधन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी मतलब विशेष बहुमत की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए तो फायदा है ब्रिटेन वालों के पास, उनकी संसद में आप कोई भी कानून जल्दी से पारित कर सकते हो, कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। मतलब जो सरकार सत्ता में है वो अपने अनुसार कोई भी चीज में बदलाव कर सकती है। अगले वाला पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका आपको पता है 3 पिलर होते हैं सरकार के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो जो कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? संसद का होता है। यदि संसद विशेषकर हाउस ऑफ कॉमन्स प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। यहां पर भी क्या होता है? जैसे आपको पता है लोकसभा के अंदर अगर जो भारत का जो मंत्री परिषद है या भारत की जो पार्टी सत्ता में है, अगर वो अपना विश्वास मत खो दे, जैसे विश्वास मत खोना क्या होता है? जैसे कि जो बहुमत पाने के लिए जितनी सीट होती हैं उससे कम लोग अगर सरकार के विश्वास में नहीं है तो वो क्या खो दिया जाता है? उसमें विश्वास मत खो दिया जाता है। तो ऐसा होने पर क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो भारत में भी यही होता है, अगर विश्वास मत खो दिया तो आपको प्रधानमंत्री पद से और जो जितनी भी मंत्री परिषद है उसको क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। साथ के साथ संसद प्रश्नकाल, बहस व समिति के जरिए कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। तो भारत में भी ये सारे के सारे नियम लागू होते हैं। अगले वाला पॉइंट है जनता का प्रतिनिधित्व है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था हाउस ऑफ कॉमन्स है जो ब्रिटेन के अंदर, वो भारत की लोकसभा के जैसा ही होता है। वहां पर भी लोग क्या आते हैं? चुनकर आते हैं। तो संसद लोकतांत्रिक भावना का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो यही भारत में है कि भारत में भी लोग चुनकर आते हैं और ब्रिटेन में भी चुनकर आते हैं, और लोगों के द्वारा जो जनमत है उसकी भी कदर होती है। इस चीज से लोगों की आवाज है वो अप्रत्यक्ष रूप से कहां पर पहुंचती है? संसद में पहुंचती है इस माध्यम से। ठीक है। और इसका क्या फायदा होता है? जनता है वो सरकार के कार्यों पर पूरी क्या कर सकती है? निगरानी रख सकती है।
अगले वाला पॉइंट है कर निर्धारण एवं बजट पारित करना। तो हम सब जानते हैं भारत की संसद के अंदर भी अगर आपको बजट कहाँ पर पारित होता है, संसद के अंदर होता है। अगर आपको कोई टैक्स लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको संसद में कानून पारित करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हो जीएसटी आया था, उस वक्त पहले जीएसटी संसद में विशेष बहुमत से पारित हुआ, फिर सभी स्टेटों से पारित हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, वो एक कानून बनकर आया। तो यही सब सिस्टम कहाँ पर है, ब्रिटेन में भी है। अगर आप कोई टैक्स लागू करना चाहते हो तो वो बिना संसद की अनुमति से नहीं होगा, संसद में आपको उसको क्या कराना पड़ेगा, स्वीकृति दिलानी पड़ेगी। और बजट भी कहाँ पर पेश किया जाता है, संसद में ही पेश किया जाता है। बिना बजट के एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपन निष्कर्ष की तरफ। तो ब्रिटेन का जो संसद है वो दुनिया का आपको पता है सर्वशक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें सर्वोच्चता है, सबसे ज़्यादा शक्ति है, व्यापक विधायी शक्ति है, मतलब उसको सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है और कार्यालय पालिका पर भी इसका क्या पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसीलिए पूरी दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली संसद किसे माना जाता है, ब्रिटेन की संसद को माना जाता है। और ब्रिटेन की लोकतंत्र की मूल आत्मा व शक्ति का केंद्र भी क्या है, वहाँ की संसद ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से कंपैरिजन करके भी समझाया है, क्योंकि अगर आप ब्रिटेन की चीज़ें तो नहीं समझ सकते ब्रिटेन की संसद की, लेकिन भारत की संसद के बारे में आपको जरूर से ज्ञान होगा। तो आप मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जोर से शेयर करें। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका महत्व पर प्रकाश डालिए। किससे, चीन का जो साम्यवादी दल है उसकी क्या भूमिका है और उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डिस्कस द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर इंडिया के नहीं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना के ऊपर अपने को बात करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से आता है, जरूर से कर लेना। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। आपका एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ, ताकि अपने 30,000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो सके। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से पढ़ लेना भाई। चलिए शुरू करते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चीन की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार है। मतलब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी, वो क्या है, चाइना है, जो चीन है उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या है, जो चाइना की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका सबसे मूल आधार है। क्या है, उसकी सबसे मूल बिंदु है, उसका सबसे मूल आधार है। मतलब वहां पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एक दलीय व्यवस्था है चाइना के अंदर, वही पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाती है। 1949 में जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना के बाद ये देश की प्रमुख व प्रभावशाली राजनीतिक दल है। 1949 में आपके सामने जनवादी गणराज्य चीन बनता है। क्या बनता है, जो चीन के अंदर अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होते हैं, उसके बाद में ये आपके सामने जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना होती है और उसके बाद में एक दलीय व्यवस्था को लागू किया जाता है। मतलब अपने भारत में तो क्या अलग अलग प्रकार की पार्टियां देखने को मिलती हैं, लोकल पार्टियां भी, हर राज्य की भी पार्टियां हैं, है ना, राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। तो इस प्रकार से भारत में तो बहुदल पार्टियों वाला सिस्टम है, लेकिन चाइना में एक दल पार्टियों का ही सिस्टम है। समझ में आ गया। चीन एक दलीय प्रणाली, सिंगल पार्टी सिस्टम की पहचान करता है। चीन क्या करता है, सिंगल पार्टी सिस्टम के हिसाब से काम करता है। क्या काम करता है, सिंगल पार्टी सिस्टम के हिसाब से काम करता है, जहां साम्यवादी दल शासन एवं नीति निर्माण की केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। जहां पर जो साम्यवादी दल है, कौन से दल है, साम्यवादी जो दल है वो आपके सामने क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की नीतियों के निर्माण के मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं, उनकी मुख्य भूमिका निभाने का काम है। साम्यवादी दल, रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सा, रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का आपके सामने क्या योगदान है।
पहला राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप। साम्यवादी दल देश की समस्त नीतियों को निर्धारित करती है। जो साम्यवादी दल है आपके सामने, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी आपके सामने, वो क्या करती है? सारी की सारी प्रकार की जो नीतियां हैं, समस्त नीतियों को बनाने का काम करती है। अलग अलग प्रकार की जो नीतियां होती है उसको कौन बनाती है? वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो। वहां पे अपने तो विपक्ष भी है, पक्ष भी है, ऐसा काम नहीं है। वहां पर एक ही पार्टी है, वही क्या करती है? सारी की सारी नीतियों का निर्माण करती है। राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का भी मार्गदर्शन किया जाता है। और जो राज्य होते हैं उसके सबसे जो जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, वो सब महत्वपूर्ण निर्णय भी आपके सामने राजनीतिक नेतृत्व या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लिए जाते हैं। शासन पर नियंत्रण, दल सरकार की विभिन्न संस्थाएं, विधायी पालिका, कार्यपालिका और सेना पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? जो दल होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो क्या करती है? वहां की विधायी पालिका, संसद हो गई, उसको भी अपनी कंट्रोल में रखती है। कार्यपालिका, वहां पर जितने सरकारी जो नौकरशाही जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पे भी कंट्रोल रखती है। और सेना को भी कंट्रोल करने का काम करती है। क्या करती है? सेना को भी अपने नीचे कंट्रोल करती है। और इन सब चीजों पर प्रभावी नियंत्रण है उसका। क्या है? सभी चीजों पर अपना कंट्रोल रखती है, सभी चीजों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण है। और उच्च पदों की नियुक्ति दल की अनुशंसा से होती है। और जितने भी जो बड़े बड़े पद होते हैं, सभी बड़े बड़े पदों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? भाई आपके सामने साम्यवादी पार्टी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? साम्यवादी पार्टी के द्वारा की जाती है। चलिए अगले वाला पॉइंट है नीतियों का निर्माण करना। क्या करना? नीति का निर्माण करना, पॉलिसी फॉर्मेशंस का। आर्थिक, सामाजिक व विदेश नीति की रूपरेखा साम्यवादी दल के ही तय करता है। क्या करता है? आर्थिक हो गई, चाहे सामाजिक हो गई, चाहे विदेश नीति होगी, कोई भी नीति है, सबकी सब रूपरेखा कौन तैयार करता है आपके सामने? भाई जो एक दल है, एक ही पार्टी है, कि जो आपका सामने जो शी जिनपिंग है, वही तय करता है सारी सारी कि हमें अपने देश को किस तरीके से चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, हमारे समाज के विकास के लिए हमें किस प्रकार के फैसले लेने हैं, और विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ हमें किस प्रकार से क्या रखना है, किस प्रकार से नीतियों का निर्माण कराना है। ये सब किसका काम है? साम्यवादी दल का काम है। किसका काम है? साम्यवादी दल का ही काम होता है। वही सब तय करता है कि हमें किस प्रकार के जो फैसले हैं वो लेने हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का विकास कार्यक्रम दल की विचारधारा पर आधारित होती है। यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, कौन सी योजनाएं होती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं और जो विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो दल की विचारधारा पर आधारित होते हैं। मतलब अगर जो दल है, वहां का साम्यवादी दल है, वो जो चाहेगा वही रूल और रेगुलेशन है वही लागू किए जाते हैं, वही विकास योजनाएं बनाई जाती हैं, वही आपके सामने पंचवर्षीय योजनाएं, वही देश के अंदर नीतियां लागू की जाती है जो दल की विचारधारा से संबंधित है, कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित रखती है। सेना पर नियंत्रण, चीन की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी दल के अधीन कार्य करती है। यहाँ की जो सेना है, कहाँ की जो चीन की सेना है ना, वो क्या करती है? यहाँ का जो चीन की सेना, वो यहाँ का जो दल होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो दल है, उसके अधीन काम करती है। सेना पर नियंत्रण दल की शक्ति का सेना पर नियंत्रण दल की शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों? सेना को वह अपने कंट्रोल में रखती है। सेना अपने कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल में तो उसका एक फायदा तो यह है कि वो तख्ता पलट नहीं हो सकता। समझ में आ गया? दूसरी बात, सेना है उससे भाई आपके सामने जो जितने लोग होते हैं सेना में, वो पूरे देश की व्यवस्था और दूसरे देश की व्यवस्था को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम जो पीपुल लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल करने का जो कर रखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सेना इनके नियंत्रण में है, इसीलिए सारे के सारे काम है ये आराम से करवा लेते हैं। अगले वाला पॉइंट है साम्यवादी दल की का महत्व। साम्यवादी दल है जो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? किसका? जो साम्यवादी दल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है राजनीतिक स्थिरता। एक दलीय व्यवस्था होने के कारण चीन में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। क्या होता है? सिर्फ एक दलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके कारण क्या होता है? चीन के अंदर जो राजनीतिक स्थिरता है वो बनी रहती है। क्या रहती है? चीन के अंदर किसी भी प्रकार का, भाई भारत में क्या है, कभी गठबंधन होगा, कभी आपके सामने चुनाव होंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, विपक्ष नारेबाजी करेगा, सही से काम होता नहीं है ना, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन चाइना के अंदर भाई एक दलीय व्यवस्था है, सारे फैसले एक दल को ही लेने आपके सामने। तो एक दलीय व्यवस्था होने के कारण क्या होता है? चीन के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बनी रहती है, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है।
समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। दल देश में एकता व अखंडता बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय एकता क्या होती है? सभी के सभी जो दल होते हैं, जो सभी के सभी दल होते हैं, है ना, सभी के सभी दल, क्या दल है ये देश में एक, और इसीलिए उसको क्या है, उसको पता है कि कौन सी योजनाएं बनानी है जो अपनी देश के लिए अच्छी है। दूसरी विचारधारा पनपती नहीं है, एक विचारधारा है जिसके अनुसार काम किया जाता है। तो इसीलिए देश में क्या है, एकता और अखंडता बनी रहती है। कोई देश में कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं कर सकता है। इन सब चीजों से क्या होता है, बहुत फायदा मिलता है एक दलीय व्यवस्था होने का। आर्थिक विकास। दल के नेतृत्व में चीन की तीव्र विकास किया है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसके नेतृत्व में ना बहुत ज्यादा विकास कार्य हुआ है। आज पूरी की पूरी दुनिया के अंदर आपके सामने जितना भी जो रॉ मटेरियल है और जितना भी जो बिजनेस मटेरियल है, जितना पूरी दुनिया के अंदर माल सप्लाई करने का काम कौन करता है? चीन करता है। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है और इसी वजह से जो चीन है, चाइना है, वो पूरी दुनिया के रूप में, पूरी दुनिया में क्या है, एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। किस रूप में उभरा है? प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आज वो जाना जाता है। समझ में आ गया? तो एक बहुत बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में अपन चाइना को इसलिए जान पाए हैं क्योंकि इसने क्या किया, बहुत तीव्र आर्थिक विकास किया है। वैचारिक दिशा। साम्यवाद, कम्युनिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म विद द चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक की विचारधारा को प्रोत्साहित करना दल की मुख्य उद्देश्य है। क्या होता है? समाज के विकास करना। और जो इनकी पार्टी की जो विचारधारा है, कम्युनिस्ट साम्यवादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे बढ़ाना इस दल की क्या होती है, मुख्य लक्ष्य है। प्रमुख विशेषताएं क्या भाई? दल की सर्वोच्च संस्थाएं क्या? राष्ट्रीय कांग्रेस। दल की सर्वोच्च संस्था क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो आपके सामने इसकी प्रमुख संस्था होती है। केंद्रीय समिति व पोलित ब्यूरो के माध्यम से निर्णय को निर्माण करना। क्या करना? ये इनकी एक केंद्रीय समिति बनाकर रखते हैं। केंद्रीय समिति क्या होती है? जैसे अब बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, इनकी एक कमेटी होती है ना। और वो कमेटी क्या करती है भाई? जो इलेक्शन कमेटी बोल सकते हो, है ना, आईटी सेल बोल, इस प्रकार की कमेटी होती है जो क्या करती है, अलग अलग प्रकार के निर्णयों का निर्माण करती है। राज्य की सभी प्रमुख संस्थाओं पर प्रभाव। राज्य के अंदर जितनी भी जो संस्थाएं होती हैं, है ना, जैसे सेना हो गई, कार्यपालिका हो गई, संस्था होगी, है ना, संसद होगी, सब पे किसका कंट्रोल होता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। एक दल है, उसी का सब पे कंट्रोल रहता है। चीन में साम्यवादी दल केवल एक राजनीतिक दल नहीं है। चीन में जो साम्यवादी दल है ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि पूरी शासन व्यवस्था का केंद्र है। क्या है? पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था चलती है उसका एक केंद्र है, उसका मुख्य बिंदु है। ये अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है। प्रशासन, सेना व आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है, सेना को अपने कंट्रोल में रखती है, अलग अलग प्रकार के आर्थिक विकास कार्य करने हो और सभी जितने भी जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो, क्या कर रहे हो, जितने महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो, सबके सब महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम किसका है? सरकार का। इसकी नेतृत्व क्षमता, संगठन संरचना चीन की राजनीतिक स्थिरता और विकास के आधारशिला मानी जाती है। क्या होती है? इसकी जो नेतृत्व करने की क्षमता है, इसके जो नेतृत्व करने की क्षमता है और संगठनात्मक जो संरचना है, वो क्या करती है? चीन की राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है। क्या करती है? चीन को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है और विकास कार्यों को आधारशिला प्रदान करने का काम करती है। तो ये जो आपके सामने प्रश्न होने वाला है, चीन के साम्यवादी दल की भूमिका पर क्या भूमिका है और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को प्रस्तुत कीजिए। कौन सा प्रश्न? अमेरिका में जो न्यायिक पुनर्लोकन की जो जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा होती है उसके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के अंदर जुडिशियल रिव्यू की क्या अवधारणा होती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर भी करना, है ना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा आपको। और ये पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। तो अब पढ़ते हैं अमेरिका के न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा के बारे में।
अमेरिका में न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू वो सिद्धांत है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी कानून को या कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता को जांच करे और यदि वह संविधान के विरुद्ध हो तो उसे निरस्त कर सके। मतलब भारत के अंदर भी न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। यह सिद्धांत है जुडिशियल रिव्यू का भारतीय न्यायपालिका में भी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कोई कानून है या खुद के द्वारा दिया गया कोई अगर फैसला है उसको पलट सकता है। संसद ने कोई कानून बनाया, गलत लगा, जनता का विरोध हो रहा है, वो उसको असंवैधानिक करार कर सकता है। उसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो कोई भी कानून या कार्यपालिका का आदेश जिसकी संविधानता की जांच की जाती है, अगर वो संविधान के विरुद्ध होता है तो उसको क्या किया जाता है? आपके सामने निरस्त घोषित किया जा सकता है। यही जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जा सकता है। और अगर काफी बार क्या होते हैं, ऐसे कोर्ट के फैसले भी ऐसे होते हैं जिनको भी कोर्ट खुद पर क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा के नाम पर उसको पलट सकता है, क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं भाई। यह सिद्धांत सीधे शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन न्यायिक व्याख्या के माध्यम से स्थापित किया गया है। मतलब यह सब चीजें ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में बात नहीं लिखी गई है, लेकिन न्यायिक व्याख्या के माध्यम से अपन इस सब चीजों को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। चलिए, उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति कहां से होती है? न्यायिक पूर्वावलोकन की स्थापना ऐतिहासिकवाद मैरबरी वी मेडिसन 1803 में हुई थी। न्यायिक पूर्वावलोकन की स्थापना कब हुई? ऐतिहासिकवाद में 1803 में इसकी हुई। उस समय मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने निर्णय दिया था यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो भाई ये नाम याद कर लो, जॉन मार्शल वो पहले अमेरिका के आपके सामने क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने कह दिया अगर संसद है ना वही सर्वशक्तिशाली नहीं है, हमारे पास भी शक्ति है। अगर आपने कोई गलत फैसला बनाया और जनता उसका विरोध कर रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित करके उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही है, जॉन मार्शल ने यह कहा कि कोई भी कानून अगर संविधान के विरुद्ध होगा ना तो हम उनको असंवैधानिक घोषित कर देंगे। अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मत समझना। इसी निर्णय से जो न्यायिक पूर्वावलोकन की परंपरा प्रारंभ हुई और ये अमेरिका न्यायपालिका की प्रमुख शक्तियां बन गई। क्या हुई? यही जो सिद्धांत है, इससे क्या न्यायिक पूर्वावलोकन की जो परंपरा है कि अपन फिर से अपन क्या कर सकते हैं, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को पलटने का जो अधिकार रखते हैं, उस वो क्या आपके सामने वो शक्ति है, वो परंपरा वहीं से पड़ती है। और न्यायपालिका है उसके पास संसद को भी कंट्रोल करने की शक्तियां आ जाती हैं, और ये शक्तियां भारत में भी हैं। समझ में आ गया? हमने न्यायपालिका का सिद्धांत कहां से लिया है? भारत से लिया है। अब धीरे धीरे कंपटीशन के लिए पढ़ाना शुरू करूंगा, बस आप तो पढ़ते रहा करो मेरे से। एक बार सारे विद्यार्थी स्पैम कर दो, क्या कंपटीशन में पॉलिटी की, राजनीति विज्ञान की क्लासेज अपन शुरू कर दें या नहीं करते हैं? अगर आप सब बच्चों की कमेंट आ जाएंगे तो मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। न्यायिक पूर्वावलोकन की विशेषताएं। न्यायिक पूर्वावलोकन की क्या विशेषताएं होती हैं? संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा, कि ना तो संसद बड़ी है, ना सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, ना कार्यपालिका बड़ी है, कोई बड़ा नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। समझ में आ गया? कोई एक पद बड़ा नहीं है, कोई एक व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। और वो शक्तियां कैसे, संविधान सबसे बड़ा कब होगा? जब उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक दूसरे के जो पावर होती हैं, एक दूसरे की शक्तियों को बैलेंस करती रहे। क्या करती रहे? बैलेंस करती रहे। तभी जो न्यायिक पूर्वावलोकन है वो शक्ति होती है जो संसद की शक्तियों को क्या करती है, बैलेंस करने का काम करती है और संविधान को सर्वोच्चता का पद देती है। विधायी पालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद और जो आपके सामने जो कार्यपालिका है उन लोगों पर नियंत्रण होता है। इस नियम के आधार पे क्या होता है, उन लोगों पर आपके सामने न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत से क्या हो जाता है, उन पर नियंत्रण होता है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। जितने भी जो नागरिक होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं, जितने भी जो नागरिक होते हैं भाई, उनके जो अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों की भी रक्षा होती है। क्या होती है? उनके अधिकारों की भी रक्षा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि संसद तो पता नहीं कोई भी कानून बना देगी, उनके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बना देगी, उनके मन में आएगा वैसा करेगी, लेकिन जनता तो विरोध करती रह जाएगी। उसका फैसला कहां पर होगा? तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय पर होगा। जनता है, संविधान है, वो सर्वोच्च हो गया इससे, और वहां के चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी शक्तियां थोड़ी आपके सामने कंट्रोल में आती हैं।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमाण। और इससे क्या होता है भाई, न्यायपालिका ना वो इंडिपेंडेंट भी रहती है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर नेता उसको कंट्रोल करने लग जाएंगे, राजनेता, तो राजनेता तो अपने स्वार्थ में देखना चाहते हैं। कौन आदमी ये नहीं चाहेगा कि भाई कौन व्यक्ति, कौन पार्टी, कौन सत्ता में नहीं चाहेगा कि मैं हमेशा सत्ता में रहूं। सभी चाहते हैं। सत्ता का लालच ऐसा है जैसे शेर के मुंह के खून लगना, एक बार लग गया तो इंसान उसको आनंद में हमेशा आनंदित रहना चाहता है ना। तो इससे क्या, उसको क्या मतलब है, जनता की भलाई हो नहीं हो, वो तो एक बार सत्ता में आएगा फिर हमेशा बना रहेगा और जो न्यायपालिका उसको कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन ऐसे कुछ नियम हैं, वो क्या करते हैं, न्यायपालिका को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। क्षेत्र का प्रयोग, स्कोप एंड एप्लीकेशन। कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों की जांच करना। जो कांग्रेस है, वहां की जो संसद है, वहां की संसद कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस पार्टी नहीं अपनी भारत वाली, नहीं, वो जैसे अपनी भारत की संसद बोलते हैं, वहां की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। समझ में आ गया? वहां पर जो जितने भी जो कानून पारित होते हैं, सब के सब कानूनों की क्या की जाती है, जांच करता है। कौन? न्यायपालिका। समझ में आ गया? राष्ट्रपति के आदेशों की समीक्षा। अब थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया था, वो टैरिफ लगा दिया था भारत पे और अन्य देशों पर। तुरंत उसने न्यायपालिका ने पलट दिया, वो लोग असंवैधानिक है, ये संविधान के अनुरूप ही नहीं बनाया गया, तो क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह इतना सा हो गया उससे। समझ में आ गया? तो यही है, राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी के अनुरूप कोई भी कानून नहीं बना सकता। उसकी समीक्षा वहां के कोर्ट कर सकते हैं और रद्द भी कर सकता है वहां की कोर्ट। राज्य सरकार के कानूनों की समीक्षा करना। अच्छा, वहां पे राष्ट्रपति अकेला ही आपके सामने मजबूत नहीं है, वहां के राज्य है ना, छोटे छोटे राज्य, उनके पास भी बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, वो स्वतंत्र हैं। समझ में आ गया? तो वहां के राज्य सरकारों के कानून भी क्या कर सकते हैं, कानूनों की भी समीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अंतिम रूप से निर्णय देने वाले सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका है, जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसे उसका फैसला अंतिम माना जाता है। क्या माना जाता है? उसका फैसला अंतिम माना जाता है। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, उसमें संघीय न्यायालय भी सीमित रूप से शक्तियां का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो निम्न सदनीय, जैसे अपने हाई कोर्ट होते हैं ना, ऐसे वहां पर निम्न संघीय न्यायालय होते हैं। जैसे अपने हाई कोर्ट होते हैं उसी के प्रकार उनके पास भी शक्तियां होती हैं, वो भी राज्य के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून है उसका न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकते हैं। इसकी आलोचना क्या की जाती है? पहले है, न्यायालय की शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं। इससे क्या है, संसद की शक्तियां कहीं कमजोर होती हैं। राष्ट्रपति जो जनता का प्रतिनिधि होता है, उसकी शक्ति आपके सामने कहीं ना कहीं कमजोर होती है। और लोकतंत्र बात इसकी करता है कि भाई जो वहां की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की आवाज लेकर आते हैं, उनके पास शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। कहीं हद तक ये ठीक भी है, आलोचनात्मक पद पॉइंट तो है, लेकिन अच्छा भी है, जनता के हित में भी है। लोकतंत्र सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि चुने गए प्रतिनिधियों को कानूनों को निरस्त कर देते हैं। क्या किया जाता है? लोकतंत्र का सिद्धांत है, जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनकी विचारधारा को प्रमुख रूप से तवज्जो दी जाए। लेकिन वो जो क्या होता है, वहां के जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके कानूनों को निरस्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस बात पे उसकी आलोचना होती है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के भी आरोप लगते हैं। काफी बार क्या है, अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए भी इस प्रकार के काम कर दिए जाते हैं। महत्व, संविधान की रक्षा का मुख्य साधन है। संविधान है, इसका महत्व न्यायिक पूर्वावलोकन का यही है कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ना, कब शक्तिशाली से शक्तिमान बन जाते हैं, सर्वशक्तिशाली बन जाते हैं, तानाशाही ना बन जाए। इसके लिए संविधान की शक्ति हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए न्यायिक पूर्वावलोकन की जरूरत भी पड़ती है। किसकी? न्यायिक पूर्वावलोकन की जरूरत भी पड़ती है संविधान की रक्षा करने के लिए। नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी, जो नागरिक जितने भी हैं उनको जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, उनकी भी गारंटी आपको मिलती है। शासन में संतुलन और नियंत्रण की स्थापना, जो शासन है उसको जो आपके सामने संतुलित और नियंत्रित करने पर में ही होती है। क्यों? शासन मनमर्जी ना करने लग जाए, हर कोई कानून ना पारित करने लग जाए, इसके लिए भी काम आती है।
अमेरिका में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा लोकतांत्रिक शासन का विशेष महत्व है। क्या है? जो अमेरिका है उसके अंदर जो न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा है वो वहां की लोकतंत्र है, शासन के लिए क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यद्यपि यह संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा संविधान में नहीं दी गई है, फिर भी न्यायपालिका ने इसे व्याख्या किया है। फिर भी क्या क्या है? न्यायपालिका ने इसको व्याख्या देने का काम किया है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता, नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करना और शासन के अंगों को संतुलित बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? यहाँ पर जो नागरिक है उनके अधिकारों की रक्षा करता है, शासन के जितने अंग होते हैं उनको संतुलित करता है, उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है बच्चों आपका अमेरिका का जो न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा? सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। अगला प्रश्न है नेपाल के नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल 2015। 2015 का जो नेपाल का जो संविधान है उसके क्या प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। करो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब ताकि अपना जो सब्सक्राइबर रेट है वो बढ़े और अपन 30,000 सब्सक्राइबर के करीब आए। आपका भी फायदा है, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आगे कंपटीशन के लिए भी पढ़ाने वाला हूं उसके भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और एग्जाम से पहले भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। मतलब जो नेपाल का जो संविधान है वो कब लागू होता है? 20 सितंबर 2015 को लागू होता है। यह नेपाल का 7वां संविधान है। क्या है? जो नेपाल होता है ना उसका 7वां संविधान है। मतलब अभी तक नेपाल 7 संविधान बना चुका है। अक्सर अपन कहते हैं ना भारत के लिए कि भारत भाई भारत के संविधान में क्या है, ऐसे है भारत, अरे इतना बड़ा देश है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधताएं, फिर भी हमारा संविधान आज टिका हुआ है। सारी चीजें कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से चलती हैं। लोग आए लोग चले गए, पार्टियां आई पार्टियां चली गई, है ना, लेकिन ये संविधान पहले भी था और आज भी था। तो हमारे संविधान की यही खूबसूरती है, देख लो। और ये देश का एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में स्थापित करता है। अब ये जो नया संविधान बनाया गया है 2015 के अंदर, ये क्या करता है? देश को एक लोकतांत्रिक परंपरागत रूप से बनाने का काम करता है और एक गणराज्य, समझ में आ गया, जहां पर आपके सामने लोकतांत्रिक रूप से देश हो उसको स्थापित करता है। इस संविधान में राजतंत्र को समाप्त करके एक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था। पहले के संविधान के अंदर प्रमुख बिंदु क्या थे? पहले का जो संविधान था उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता था? पहले के संविधान में हमें कहीं ना कहीं राजतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती थी? राजतंत्र से संबंधित व्यवस्था देखने को मिलती थी। संघीय लोकतंत्र गणराज्य, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। देश में 7 प्रांत प्रोविंसेस विभाजित किया गया। मतलब देश को 7 अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो प्रोविंस है उसमें उसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। संघीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। और क्या की गई है? वहां पे संघीय स्तर की, प्रांत और स्थानीय स्तर पे जो शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम किया गया है। समझ में आ गया? तो एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही महत्वपूर्ण संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसी है? संघ के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पर संघ क्या होता है? जहां पर केंद्रीय शासन व्यवस्था भी हो, राज्य भी हो और स्थानीय स्तर पे भी हो। जैसे भारत में क्या है? केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है और पंचायती राज के भी चुनाव होते हैं ना, नगर पालिका के भी होते हैं, पंचायती राज के भी होते हैं। तो इसी प्रकार से आपके सामने संघीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, इसी को क्या कहा जाता है? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से उसको जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेपाल में संसदीय प्रणाली को अपनाया। नेपाल ने क्या किया? वहां की जो संसद प्रणाली है, क्या है? वहां की जो संसद प्रणाली है उसको अपनाया गया। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है ना वह
नेपाल का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? वही सबसे बड़ा वहां का संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। समझ में आ गया? संविधान का सबसे बड़ा पद होता है और वही आपके सामने क्या है? संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम भी करता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वो वास्तविक प्रमुख के रूप में काम करता है। मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है भाई? प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? प्रधानमंत्री के पास लगभग आपके सामने वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मंत्री परिषद और संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। जो मंत्री परिषद होती है ना वहां की, कौन? जो मंत्री परिषद होती है वो वहां के आपके सामने किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? सरकार के प्रति या संसद के प्रति। वहां की जो संसद होती है उसके प्रति आपके सामने जो मंत्री परिषद है, वहां के आपके सामने जो राष्ट्र प्रधानमंत्री के आपके सामने जो मंत्री परिषद है वो उसके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व रहते हैं। वही उसके सबसे प्रमुख उसको साथ देने वाले होते हैं। जैसे भारत में क्या प्रधानमंत्री होता है और फिर उसकी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का काम क्या है? जो प्रधानमंत्री उसकी सहायता करना, कोई भी काम है उसमें उसकी सहायता करना मंत्री परिषद का प्रमुख काम होता है। अगले वाला पॉइंट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान में नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। क्या किए गए हैं? संविधान होता है उसमें नागरिकों को सारे के सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। जैसे भारत में मौलिक अधिकार दिए गए स्वतंत्रता का, समानता का, धर्म का, है ना, और आपके सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, हर प्रकार के आपके सामने क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो वो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। पहला है, कौन कौन से मौलिक अधिकार है नेपाल के संविधान में? समानता का अधिकार, हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का समानता का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, किसका? जो शिक्षा होती है और जो स्वास्थ्य होता है उसका आपके सामने अधिकार, और सामाजिक न्याय का अधिकार कि सभी लोगों को क्या सामाजिक रूप से न्याय मिल सके, इसका अधिकार भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के जो मौलिक अधिकार होते हैं, चाहे समानता का अधिकार, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिकार, चाहे सामाजिक न्याय का अधिकार, ये सब के सब अधिकार देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा? सेकुलर स्टेट। कैसा स्टेट भाई? सेकुलर स्टेट की बात करें आपके सामने, धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। नेपाल को क्या घोषित किया गया? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऐसा राज्य जिसपे कोई धर्म मतलब प्रमुखता से नहीं होगा। जैसे कोई इस्लामिक राज्य होते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई आपके सामने बौद्ध राष्ट्र की बात करता है, ऐसा नहीं। धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा राष्ट्र होता है जिसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया जाता है। बहुसंख्यकों को भी उतना ही अधिकार होते हैं, फैसले लेने के, नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो बहुसंख्यकों की जितनी ध्यान रखा जाता है नीतियों को निर्माण करते वक्त, उतना ही अल्पसंख्यकों को भी तवज्जो दी जाती है। तो यही है, कोई भी एक राष्ट्र, कोई भी एक आपके सामने धर्म को तवज्जो नहीं दी गई। नेपाल के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। और वैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। एक बड़ी आप देख सकते हो, सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता दी गई है। और क्या किया गया है? जितने भी जो धर्म होते हैं उन सबको क्या है? समान रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। शक्तियों का विभाजन और सेपरेशन ऑफ पावर होना। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? संविधान में विधायपालिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे विधायपालिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है नौकरशाही वो, और न्यायपालिका, सबके बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है। सबको पता है कि भाई आपको कौन कौन से काम करने हैं। सबकी फिक्स अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी शक्तियां बनाई गई है। सबको अपनी शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है और उसी को अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। तो यही है, संसद में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों को स्पष्ट रूप से आवंटित किया गया है। सबके पास अपने काम करने का अधिकार है। संघीय संसद कानून बनाती है। संसद का काम क्या भाई? आपके सामने वो अलग अलग प्रकार के जितने भी जो कानून होंगे उन सबको कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद। समझ में आ गया? कानून कौन बनाएगी? नेपाल के संविधान में संसद बनाएगी। मंत्री परिषद प्रशासन चलाएगी। जो प्रधानमंत्री की सहायता हेतु जो मंत्री परिषद बनाई जाती है वो क्या करेगी? वहां का जितना भी जो प्रशासन होगा
उसको चलाने का काम करेगी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करती है, और जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो क्या करेगी, संविधान को व्याख्या करने की बात करेगी, है ना। कोई भी टकराव होगा संघीय प्रणालियों में, है ना, संविधान के कोई नया संसद में नया कोई कानून पारित होगा, उसको व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का होगा। समावेशी प्रतिनिधित्व, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, संविधान में महिला, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। हर वर्ग को आपके सामने कुछ ना कुछ क्या दिया गया है, वहां पर संसद में चुन के आए। जैसे अपने SC ST को सीट दी जाती है ना स्पेशल, उसी प्रकार से चाहे महिला हो गई, चाहे दलित हो गए, चाहे आदिवासी हो गए, चाहे पिछड़े वर्ग हो गए, सब के सब लोग संसद में उनका प्रतिनिधित्व है वो चुनकर आए, उनके लोग वहां पर चुनकर आए। इसकी वास्तविकता में व्यवस्था की गई है, सभी के लोगों के लिए व्यवस्था हुई है। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय स्थापित किए गए। क्या किए गए, लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे निर्वाचन आयोग हो गया, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, सब के सब आयोगों को क्या किया गया, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में। भाई जैसे लोक सेवा आयोग है, UPSC होता है, इस प्रकार के निर्वाचन आयोग, है ना, इन सबको इंडिपेंडेंट किया गया है कि आपको अपने फैसले लेने का अधिकार है इंडिपेंडेंटली। नेपाल का संविधान 2015 का एक आधुनिक लोकतांत्रिक समावेशी संविधान है। आज के समय की जरूरत के हिसाब से भाई एक संविधान बनाया गया है जिसमें सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखकर, इसमें देश के संघीय ढांचा कि देश में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार सब कुछ मिलकर अच्छे से काम करें, संसदीय प्रणाली और मौलिक अधिकार व सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब सारी की सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। तो नेपाल का जो नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के संगठन, शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए। किसके बारे में, चीन की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसका संगठन कैसे हुआ, उसकी शक्तियाँ कैसे हुई, उसके कार्य क्या है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर का जो अपना टारगेट है उसको अपने को पूरा करना है। करो भाई, आपके सामने सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहाँ से जाकर ये PDF फ्री में पढ़ सकते हो। फ्री में सारा कंटेंट मैंने उपलब्ध करवा रखा है। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस NPC चीन की सर्वोच्च विधायक संस्था है। क्या है, जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो वहाँ की सबसे बड़ी विधायक संस्था है। चीन के संविधान के अनुसार राज्य की सत्ता का सर्वोच्च अंग, हाईएस्ट स्टेट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में नीतियों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, सरकार के प्रमुख पदों की नियुक्ति व केंद्रीय भूमिका निभाती है। जैसे भारत की संसद है, जापान की डाइट है, अमेरिका की कांग्रेस है और चीन की नेशनल पीपुल ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे वहां की संस्थाएं आपके सामने मजबूत हैं, समझ में आ गया, वैसे ही यहाँ की जो संस्था है, संसद है, इसका भी काम क्या है, इसको भी नीतियों का, अलग अलग प्रकार के कानूनों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना। जो प्रमुख पद होते हैं, एक पॉइंट अलग है, भारत की कोई भी संस्था प्रमुख पदों का नियुक्ति नहीं करती है, लेकिन ये नियुक्ति करती है। क्या करती है, नेशनल पीपुल कांग्रेस है चाइना की, वो वहां के जो प्रमुख पद होते हैं उनकी भी नियुक्ति करने का काम करती है। और इसको हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर। राज्य की शक्ति का सबसे प्रमुख अंग किसको बोला जाता है, नेशनल पीपुल ऑफ कांग्रेस को बोला जाता है। अब इस संगठन में आपके सामने कौन सी शक्तियां होती हैं। पहली है सदस्य संख्या। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में लगभग 300 के आसपास प्रतिनिधि होते हैं। कितने, 300 प्रतिनिधि कुल देखने को मिलते हैं। नेशनल जो कांग्रेस होती है उसमें कितने, 3000 भाई,
सॉरी गलती होगी बोलने में, 3000 सदस्य होते हैं। कितने? लगभग पूरे चाइना से, भाई चाइना छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो वहां से 3000 लोग चुनकर आते हैं। 3000 के आसपास प्रतिनिधि बैठते हैं। भारत के लोकसभा में कितने बताना, राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होते हैं बताना आप। चुनावी प्रक्रिया, प्रत्येक सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय जन कांग्रेस के स्वायत्त क्षेत्रों से सैन्य इकाइयों द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है, बल्कि जो इनकी छोटी प्रांतीय छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, वहां पर कांग्रेस है, वहां की जो जैसे अपनी विधायक पालिका है ना, जहां अपनी विधानसभा होती है, इसी प्रकार से वहां पे प्रांतीय जन कांग्रेस है, वहां की सैन्य इकाई, वहां की सेना की टुकड़ियों के द्वारा, सैन्य इकाई के द्वारा उनको चुनकर भेजा जाता है। अरे सीधी सीधी बात है, कंट्रोल पावर है, समझ में आ गई? बिना मतलब लोकतांत्रिक राजशाही है, समझ में आ गया आपको? चाइना के अंदर कार्यालय, एनपीसी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए आपके सामने जो एनपीसी है वो काम करती है। नेशनल पीपुल कांग्रेस कितने साल के लिए? 5 साल के लिए आपको कुल काम करती है। स्थायी समिति, जब एनपीसी का सत्र नहीं चल रहा होता तब इसकी स्थायी समिति काम करती है, ये महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। भाई अब एनपीसी तो हमेशा बैठेगी नहीं, काफी वो समय होता है, जैसे अपनी लोकसभा होती है वो 3 सत्र होते हैं, उसके बीच में तो खाली समय होता है, तो इस प्रकार का जो खाली समय होता है उसमें उसके लिए क्या बना रखिए? एक स्थायी समिति बना रखिए, और वो स्थायी समिति आपके सामने जो एनपीसी के सापेक्ष में उन्हीं के लोग, चुने हुए लोग होते हैं, वही आपके सामने क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उस समय वही लोग क्या करते हैं? जितने जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वही लोग आपके सामने लेते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां, क्या क्या पावर्स होती हैं आपके सामने राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास? पहले शक्ति है विधायी शक्ति। एनपीसी को संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? एनपीसी नेशनल पीपुल कांग्रेस होती है, उसको क्या होती है? वहां का जो संविधान होती है उसमें संशोधन करने, महत्वपूर्ण कानून बनाने की शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? जो एनपीसी होती है, नेशनल पीपुल कांग्रेस होती है, उसको वहां के संविधान में संशोधन करने की, अलग अलग प्रकार के कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त होती है। समझ में आ गया? तो उसके पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट शक्तियां होती है। नेशनल पीपुल कांग्रेस के पास वहां के संविधान में संशोधन करना हो गया, कोई कानून बनाना हो गया, सब के सब वहां के एनपीसी नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो काम करती है। संवैधानिक संशोधन, चीन के संविधान में संशोधन केवल राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही कर सकती है। अगर कोई वहां के संविधान में संशोधन करना है तो वहां की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस, वहां की संसद ही कर सकती है, और कोई इंसान नहीं कर सकता। किसी के पास शक्तियां नहीं है वहां की जो राष्ट्रीय, और हर देश की संसद ही उस देश के क्या कर सकती है? उस संविधान में संशोधन कर सकती है। तो चीन के जो संविधान होते हैं उसमें संशोधन करने का भी काम कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस वो करती है। कार्यपालिका की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ पावर्स, यह चीन के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा अन्य प्रमुख अधिकारियों का चुनाव व अनुमोचन करती है। क्या करती है? चीन में वहां का राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगी। उपराष्ट्रपति की कौन करेगी नियुक्ति? आपके सामने कांग्रेस करेगी। वहां के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कांग्रेस करती है वहां की। और वहां पर जितने प्रमुख अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं? वहां पर जितने भी प्रमुख अधिकारी होते हैं प्रशासनिक पद से संबंधित, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो करती है। तो कार्यपालिका में जितने बड़े पद हो गए, जितने बड़े अधिकारी हो गए, सबकी नियुक्ति आपके सामने किसके अंतर्गत आती है? कांग्रेस खुद करती है। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, राष्ट्रीय बजट को स्वीकृति देना, आर्थिक योजनाओं को लागू करना एमपीसी का महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है? जो राष्ट्रीय बजट होता है, क्या होता है? जो बजट जो आपके सामने पारित होता है उसको स्वीकृति देना, अलग अलग प्रकार की योजनाएं होती है, इन सबको पारित करने का भी काम किसका होता है? नेशनल पीपुल कांग्रेस का होता है, एनपीसी का होता है। समझ में आ गया? कोई बजट को स्वीकृति देना, है ना, वहां पे अगर कोई योजना लागू हो रही है तो उसको लागू करना, सबको सब किसका काम है? एनपीसी, नेशनल पीपुल कांग्रेस का काम होता है। समझ में आ गया? सब चीजें अच्छे से रट लो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में देखने को मिलते हैं। युद्ध और शांति के निर्णय, युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करने का अधिकार भी एनपीसी के पास होता है। क्या होता है? युद्ध और शांति में निर्णय।
युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने का अधिकार भी किसके पास होता है? एनपीसी के पास होता है। कोई भी युद्ध हो गया उसकी घोषणा भी एनपीसी करेगी, वहां की शांति स्थापित करने का अधिकार भी एनपीसी के पास ही होता है। समझ में आ गया? तो मतलब वहां के जो सभी लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं वही तय करते हैं कि हमें अगर कोई भी देश के साथ अगर क्षेत्र में लड़ाई करनी है तो वो करेंगे, और शांति स्थापित करने का भी काम वही करते हैं। अगर किसी के साथ अपने को क्या करनी है, संधि करनी है, तो वो भी एनपीसी ही करेगा। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य देश के प्रमुख कानूनों का निर्माण करना। जो कोई भी देश है उसमें जितने भी कानून होते हैं सबके सब कानून कौन बनाती है? एनपीसी, नेशनल पीपुल कांग्रेस बनाती है। राज्य परिषद के कार्यों की समीक्षा करना, मतलब जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, जो उनके जो राज्य हैं उनके अंदर को काउंसिल है, राज्य परिषद काउंसिल है, उसके कार्य क्या सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनकी भी समीक्षा राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, वही करती है। संविधान की रक्षा एवं व्याख्या में भूमिका, जो संविधान है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा करना और उसकी व्याख्या करने का भी काम किसका है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस का ही काम है। समझ में आ गया? संविधान की रक्षा करना और व्याख्या करना, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य प्रमुख बिंदु है वो दिए गए हैं, उनकी व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, कोई गलत फैसला नहीं लिया जाए, उसकी सब कौन करता है आपके सामने? राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही करती है। राष्ट्रीय नीतियों का अनुमोदन करना, कोई भी नई नीति लागू कर रही है कोई देश में, कोई योजना लागू करनी है, वो भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही चाइना की करती है। विकास कार्यों की स्वीकृति देना, जैसे कि भाई आपके सामने कहाँ पर अपन कोई नया बांध बनाएंगे, कहीं पर नया पावर प्लांट लगेगा, कहीं पर सड़कों का निर्माण होगा, कौन सी हेल्थ सर्विस को लगाना है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव करना है, जितने भी जो विकास कार्य हैं उसकी स्वीकृति कहाँ पर मिलती है? वहां की संसद से ही मिलती है। साइलेंट फ्यूचर, यह विश्व की सबसे बड़ी विधायक की माना जाता है, मतलब जो सबसे बड़ी, क्योंकि 3000 लोग चुनकर आ रहे हैं, सबसे बड़ी संसद है पूरी दुनिया की। एक दलीय व्यवस्था, सिंगल पार्टी सिस्टम पर काम करती है। भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़कर आती हैं, लेकिन चाइना में ऐसी नहीं, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। समझ में आ गया? वही राज करती है, उसी के सारे जो लोग चुनकर आते हैं। स्थायी समिति वर्ष भर शासन कार्य को संचालित करती है। स्थायी समिति क्या करती है? पूरे वर्ष भर अलग अलग प्रकार के जो काम है उनको संचालित करने का काम करती है। निष्कर्ष की बात करें, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस को कांग्रेस देश की सर्वोच्च विधायी और संवैधानिक संस्था है। क्या है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो सबसे बड़ी जो विधायक पालिका की संस्था है और संवैधानिक संस्था भी है। कैसी संस्था है? संविधान के लिए काम करने वाली संस्था है। यह संविधान में संशोधन करने का काम करती है, कानूनों को बनाने का काम करती है और उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति करती है। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करती है, संविधान में संशोधन भी करती है और अलग अलग प्रकार के कानून बनाने का भी काम करती है। यद्यपि औपचारिक रूप से सर्वोच्च शक्ति का अंग है, लेकिन अगर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्टली बात करें तो सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु व्यवहार में चीन की राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत काम करती है। लेकिन काम कैसे करती है भाई? वहां के संवैधानिक ढांचे के अनुरूप ही काम करती है। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने जो चाइना का राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसका संगठन, शक्तियों, कार्यों के बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।